हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, whom did Aristotle give citizenship of state? हिंदी में अरस्तु ने राज्य की नागरिकता किसको दी थी? ऑप्शंस है फॉरनर्स, स्लेव्स, फीमेल, प्रिविलेज क्लास। बताइए, अरिस्टोटल ने सिटीजनशिप अपने स्टेट की किसको दी थी? किसको देने की बात कही थी अरस्तु ने? बताइए। परदेसी, गुलाम, महिला, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रिविलेज्ड क्लास को। इसका मतलब हुआ कि वो महिलाओं को, गुलाम को या बाहर से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप देने के पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो यहाँ पर प्रिविलेज क्लास है, यानी जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, सिर्फ इन्हीं के पास नागरिकता होनी चाहिए और सिर्फ इन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की पॉलिटिकल और जुडिशियल मैटर में पार्ट लेते हैं। ये पढ़े लिखे हुए लोग हैं, ये इंटेलिजेंट हैं। बल्कि फॉरेनर्स जो बाहर से आते हैं, इनका मानना था कि एथेंस में मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं, इसलिए इन्होंने इनको देने की बात तो की नहीं। और गुलाम को तो ये देने की बात कर ही नहीं रहे थे कि उनके तो माइंड का लेवल बहुत लो होता है। और फीमेल, उनको भी ये उसी नज़र से देखते थे कि ये सिर्फ घर के कामों में लगी रहती हैं और इन्हें कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का, तो इनको भी सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर डी, यानी कि उन लोगों को जो गवर्नमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी सर्विस स्टेट को देते हैं, सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप देनी चाहिए अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट फेलिसिटी इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच अ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर? हिंदी में निम्नलिखित में से किसने कहा कि उन चीज़ों को प्राप्त करने में निरंतरता सफलता रही है जो समय समय पर एक व्यक्ति की इच्छा है? ऑप्शंस हैं बेंथम, हॉब्स, जे.एस. मिल या रूसो। बताइए, किसने कहा है कि उन चीज़ों को प्राप्त करने में निरंतरता सफल रही है जो समय समय पर एक व्यक्ति की इच्छा है? इसका करेक्ट आंसर होगा हॉब्स, यानी कि थॉमस हॉब्स ने यह कहा था कि फेलिसिटी इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच अ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु ऑफ द फॉलोइंग नोट्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव ब्यूरो ऑफ स्टेट? हिंदी में निम्नलिखित में से किसने बताया कि राज्य विधायी, कार्यकारी और संघात्मक ब्यूरो का अस्तित्व है? किसने कहा कि राज्य में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव, ये तीन तरह करके ब्यूरो चलते हैं और यही राज्य का एक तरह से अस्तित्व बताते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक जी ने ये बात बोली थी कि राज्य में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव, ये तीन तरह के ब्यूरो होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फॉर जे.एस. मिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से जे.एस. मिल के लिए कौन सा एक सच नहीं है? ऑप्शन ए है द फेलिसिफिक कैलकुलस इज ऑब्जर्व, यानी कि फेलिसिफिक कैलकुलस देखा जाता है। ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज फाइनल एंड ऑफ लाइफ, उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंतिम छोर है। ऑप्शन सी है लिबर्टी कंसिस्ट्स इन डूइंग व्हाट वन डिजायर, स्वतंत्रता में वही होता है जो इच्छा करता है। डी है प्लेजर्स डिफर इन क्वालिटी, यानी कि सुख गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। बताइए, जे.एस. मिल इनमें से किन किन बातों का सपोर्ट किए थे और इनमें से कौन सी एक है जिसका वो सपोर्ट नहीं करते थे? कौन सी एक बात है बताइए जिसकी उन्होंने बात नहीं की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि द फेलिसिफिक कैलकुलस इज ऑब्जर्व, ये नहीं देखा जाता। इसकी मेनली बात तो बेंथम जी ने की थी, जे.एस. मिल जी ने इसके बारे में बात नहीं की थी, मोस्टली इसे क्रिटिसाइज ही किया था।
और जबकि द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज फाइनल एंड ऑफ लाइफ, इसका सपोर्ट किया था कि हाँ उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंतिम छोर है। और इन्होंने ये भी बात कही थी स्वतंत्रता में वही होता है जो इच्छा करता है, यानी लिबर्टी वही है जो एक आदमी डिज़ायर करता है करने के लिए। और इसके बाद इसके लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी थी ऑन लिबर्टी जो 1859 में J.S. मिल की पब्लिश हुई थी। और फिर उसके बाद डी ऑप्शन है प्लेजर्स डिफर इन क्वालिटी, यानी सुख गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। इस बात को इन्होंने सपोर्ट किया था, बेंथम का क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उन्होंने क्वांटिटेटिव पे बताया था कि जो सुख है वो गिनतियों में अलग होता है, बल्कि इन्होंने बताया कि वो एक गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। इसको तो हम फील कर सकते हैं, ये संख्या में कैसे हो सकता है प्लेजर, एक आदमी किस हद तक खुश है ये आप संख्या में कैसे जान सकते हैं। तो इन्होंने इसकी बात की। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 5th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट अ मोरल इंस्टीट्यूशन विद अ मोरल एंड। निम्नलिखित में से किसने राज्य के एक नैतिक अंत के साथ एक नैतिक संस्थान बनाया, बताइए किसने, किसने बताया, बताइए किसने अपनी बातों से स्टेट को एक मोरल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ एक मोरल एंड भी बनाया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि J.S. मिल। और जो देख रहे हैं आप जेम्स मिल, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, J.S. मिल के फादर का नाम था जेम्स मिल और J.S. मिल का पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने ये बात स्टेट को एक मोरल इंस्टीट्यूशन विद अ मोरल एंड बनाया था कि राज्य में लोगों का एक्शन ऐसा हो जिससे ओवरऑल मोरालिटी फैले, नैतिकता हो राज्य में और लोग खुश रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरी इज नॉट गिवन बाय प्लेटो। ऑप्शंस है, मतलब हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो द्वारा नहीं दिया गया है। ऑप्शंस हैं केव थियोरी, मल्टीपल चॉइस थियोरी, डिवाइड लाइन थियोरी, डी है 3 एप्पल थ्योरी। बताइए कौन सा सिद्धांत प्लेटो जी ने नहीं दिया था, इन चारों में से कौन सी एक थ्योरी जिसे प्लेटो ने नहीं दिया था, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल क्रॉस थ्योरी इनकी थ्योरी नहीं थी। इनकी थ्योरी केव थ्योरी थी, जिसमें इन्होंने ग्लॉकन का एक स्टेटमेंट था उसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान का रास्ता सीधा होता है, जबकि प्लेटो ने कहा नहीं, ज्ञान का रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में इनरोल्ड होते हैं, तो पहले हम एक अक्षर लिखना जानते हैं और वो सीखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमें वो सब लिखने आते हैं। इस तरह ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जो ये डिवाइड लाइन थ्योरी है, यानी कि विभाजन रेखा सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया था कि अगर सत्य का पता करना है तो आत्मा और दृष्टि दोनों से ही हम सत्य का पता कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई पेड़ है, उसकी परछाई पड़ रही है पानी पर, तो उस पेड़ को समझने के लिए उसकी परछाई को देखकर हमें आत्मा और दृष्टि दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। ये थी उनकी डिवाइड लाइन थ्योरी। और 3 एप्पल थ्योरी, यानी कि उनकी लास्ट थ्योरी थी 3 एप्पल। उन्होंने इसमें बताया था कि 3 तरह के एप्पल होते हैं, एक होता है कच्चा सेब, एक पक्का सेब और एक खराब सेब। तो जो कच्चा सेब है उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए और जो पक चुका है उसे खा लेना चाहिए और जो खराब है उसे फेंक देना चाहिए। तो इसको इन्होंने रियल लाइफ में भी अपनाने की बात की थी कि हमें अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसे फेंक देनी चाहिए, कोई सही चीज़ है उसको अपना लेना चाहिए। और इसकी तो हर्बर्ट साइमन ने भी इसी बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई लंगड़ा है, अंधा है, हमें तो उसे पहाड़ से ही फेंक देना चाहिए। तो इस तरह प्लेटो ने ये 3 थ्योरीज दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केव थ्योरी, डिवाइड लाइन थ्योरी और 3 एप्पल थ्योरी। उन्होंने ये मल्टीपल क्रॉस थ्योरी की ये थ्योरी नहीं दी थी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड स्पीकिंग ट्रूथ एंड रीपे ऑफ लोन इज जस्टिस। किसने कहा सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। ऑप्शंस हैं पॉलीमार्क्स, बी पाइथागोरस, सी सेफलस या डी सोक्रेट्स। किसने कहा था कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेफलस। इन्होंने कहा था कि सत्य बोलना और ऋण चुका देना ही न्याय है, पर प्लेटो ने इनको भी क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना की, ये कहकर कि सत्य बोलना अगर न्याय होता तो मान लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया से कोई आर्मी का पाकिस्तान के थ्रू किडनैप कर लिया गया और वहाँ जाकर वो सारी सच्चाई भारत की बता देता है,
तब सत्य बोलना कहाँ का न्याय हो गया, आप ये बताइए। तो इस तरह सत्य बोलना ये न्याय का पार्ट नहीं हो सकता। और ऋण चुका देना, अब ऋण चुका देने का आप एक एग्जाम्पल देखिए कि आपने कोई एक सामान किसी से, मान लिया आपने एक कोई चाकू या कोई कुल्हाड़ी किसी से उधार के तौर पे ली थी, और वो व्यक्ति जिससे आपने उसको उधार में लिया था वो उसी दौरान कुछ मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, फिर क्या आप उसे वो चाकू वापस करने जाएंगे? और अगर आप करने जाएंगे और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है तो वो कहीं आप ही के ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि वो तो मेंटली अनस्टेबल है ना, उसको तो नहीं पता कि उसने आपको ये चाकू लोन पे दी थी। तो इस तरह सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय नहीं है। तो प्लेटो ने सेफलस के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, मैथ द फॉलोइंग है, कार्ल मार्क्स हैं, एंटोनियो ग्राम्सी हैं, ग्रांट फैनॉन है, यानी कि फ्रेंच फैनॉन, ये टाइपिंग एरर है, फिर मैकियावेली है। इनकी बुक से मैच कराना है। प्रिजन नोटबुक, द जर्मन आइडियोलॉजी, द रेस्ट ऑफ अर्थ, डिस्कोर्सेज ऑन लाइवी। बताइए किस ऑथर की कौन सी बुक है? देखिए ये फ्रेंच फैनॉन है, ये आपके सिलेबस में है। बताइए कौन सी बुक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी? बताइए, प्रिजन नोटबुक, जर्मन आइडियोलॉजी, द रेस्ट ऑफ अर्थ, डिस्कोर्सेस ऑन लाइवी। बताइए। देखिए कार्ल मार्क्स की बुक थी द जर्मन आइडियोलॉजी, जिसको उन्होंने अपने फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखा था 1846 में। फिर है एंटोनियो ग्राम्सी, उनकी कौन सी बुक है? उनकी बुक है प्रिजन नोटबुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जिन्होंने लिखा तो 1929 से 1935 तक था और पब्लिश हुई कब? 1947 में, यानी कि 1947 में पब्लिश हुई। फिर है फ्रेंच फैनॉन, इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है द रेस्ट ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी ये बुक है, 1961 में पब्लिश हुई। और मैकियावेली की डिस्कोर्सेज ऑन लाइवी, ये 1531 में पब्लिश हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, कार्ल मार्क्स, जर्मन आइडियोलॉजी, एंटोनियो ग्राम्सी, प्रिजन नोटबुक, यानी कि ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉक के लिए सामाजिक अनुबंध के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट वन मेड इज इररिवोकेबल, यानी कि अनुबंध अपरिवर्तनीय है। बी कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, अनुबंध जिसके लिए प्रत्येक पीढ़ी की सहमति नहीं देनी चाहिए। सी कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव सम ऑफ द राइट्स दे पजेस इन द स्टेट ऑफ नेचर, अनुबंध जिसमें पुरुष प्रकृति के अधिकार के कुछ अधिकार देते हैं। और ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू लॉ ऑफ नेचर, नियंत्रण प्रकृति के नियम को समाप्त नहीं करता। बताइए, जॉन लॉक का जो समारी समझौता उन्होंने दिया था उसमें से एक कौन सा उसका पार्ट नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट। इसकी तो बात उन्होंने की ही नहीं थी ना, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि बच्चे इस समाज समझौता का पार्ट नहीं होंगे, सिर्फ बूढ़ों को होने का अधिकार है, सिर्फ वही इसका पार्ट बन सकते हैं। इस बात का उन्होंने कहीं जिक्र ही नहीं किया था। ये बात तो सच थी कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और उसमें कुछ राइट्स हैं आपके जो आपको स्टेट को देना पड़ेगा। तो इस बात का तो उन्होंने बात की थी, पर उन्होंने कोई जनरेशन को लेकर बात नहीं की थी कि छोटे बच्चे नहीं पार्ट कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ बड़ों को ही अधिकार है। तो इस तरह से लॉ के समाजी समझौते में इस चीज़ की बात नहीं की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सेड नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी। किसने कहा नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से बेहतर है? ऑप्शंस हैं, जे.एस. मिल, टी.एच. ब्रीन, अर्नस्ट बाकर, ईशा बर्लिन। बताइए किसने कहा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से बेहतर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ईशा बर्लिन। इन्होंने लेक्चर लिखा था, उस लेक्चर का नाम था टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उसी में इन्होंने इस बात को कहा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से बेहतर है। अब नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी आप जान लीजिए होती क्या है। नेगेटिव लिबर्टी यानी कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल को
इस बात के लिए फ्री कर दिया जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, चाहे वो प्राइवेट एक्टिविटीज़ में हो, चाहे वो पब्लिक एक्टिविटीज़ में हो, या फिर लाइफ गोल्स डिसाइड करना हो। इन सभी कामों के लिए वो व्यक्ति फ्री है। किसी भी तरह की कोई भी बाधा उसके रास्ते में नहीं है। उसे अपना डिसीजन अपने लिए खुद लेना है, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपने लिए जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और यही है नेगेटिव लिबर्टी, जहाँ पर स्टेट पर्सनल उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता उसकी लाइफ में। अगर वो इंटरफेयर करेगा तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होगा। इसलिए स्टेट का कोई अधिकार नहीं है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। ये है नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। पर एक जगह है, ऐसा नहीं है कि स्टेट पूरी तरह से नहीं, एक जगह है जहाँ पर कोई व्यक्ति भूखा है तो वहाँ पर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, उस भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकता है। पर बाद में स्टेट को इस बात का एक एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ, उसने अपनी लिबर्टी इंक्रीज करने के लिए नहीं बल्कि उसकी हेल्प करने के लिए इस चीज़ को किया है। ये था नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी कहाँ है? ये वहाँ पर होती है जहाँ पर स्टेट एक व्यक्ति के लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। वहाँ पे स्टेट को इस बात के लिए अलाउंस है कि वो स्टेट के बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को रोक करके स्टेट के इंटरेस्ट में जो अच्छा है वो काम कर सकता है और करवा सकता है। ये थी पॉजिटिव लिबर्टी। और इन दोनों ही लिबर्टीज़ की बात ईशा बर्लिन ने अपनी लेक्चर में की थी, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में। और उसी में इन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव लिबर्टी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि ये सोचते थे कि लोग क्यों अपने बारे में बुरा सोचेंगे। भाई कहीं ट्रैफिक में अगर मान लिया कि लाइट लगी है, नहीं लगी ट्रैफिक लाइट, तो क्या कोई क्रॉस कर जाएगा? या कोई आदमी सड़क पार हो रहा है तो कोई आदमी अपनी कार से थोड़ी उसका एक्सीडेंट कर देगा। उसके पास भी तो इस चीज़ का दिमाग है कि नहीं, गाड़ी हमें स्लो ड्राइव करनी चाहिए, गाड़ी फास्ट नहीं ड्राइव करनी चाहिए, कोई सामने आ गया तो ब्रेक लगाना चाहिए। इस चीज़ का तो उसके पास रीज़न है ना, तो वो अपने लिए समझ सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो स्टेट को इंटरफेयर करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन्होंने बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी का सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन सीरीज ख़त्म हुई यहाँ पर। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और अगर कोई डाउट है फिर आप कमेंट में हम पूछ सकते हैं। और इसे ज़रूर शेयर करिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।